नमस्कार। आज हम सौर मंडल के एक ऐसे सदस्य पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है पर है बहुत दिलचस्प। सेरेस। हाँ, सिरीस। ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसमें सबसे बड़ी चीज है ये। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास इसकी खोज, इसके जो रहस्य हैं और जो हाल में मिशन गए उनसे मिली काफी जानकारी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बौना ग्रह इतना अलग क्यों है। क्या सच में इसमें बर्फीले ज्वालामुखी हैं, वो अजीब से चमकीले धब्बे और शायद सतह के नीचे पानी भी। हाँ, बहुत कुछ है जानने को। तो कहानी शुरू करते हैं उस पुरानी पहेली से। मतलब खगोलविदों को लगता था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ तो है, एक खाली जगह, जैसे कोई गुमशुदा ग्रह हो। हाँ, वो एक थ्योरी थी पहले। और फिर 1801 में ज्यूसेppe प्याजी ने इसे खोज निकाला। पर इसकी पहचान वो थोड़ी बदलती रही। पहले ग्रह माना गया, हाँ, शुरू में तो उपग्रह ही समझा गया था। फिर क्षुद्र ग्रह कह दिया, और फिर आखिर में 2006 में प्लूटो के साथ इसे भी बौना ग्रह बना दिया। दिखाता है कि ग्रहों की परिभाषा कैसे बदली है समय के साथ। बिल्कुल। और ये बौना ग्रह कोई छोटा मोटा नहीं है। पूरी क्षुद्र ग्रह पट्टी का वजन देखें तो करीब 1/3 तो अकेले इसी का है। 1/3? बाप रे। हाँ। व्यास करीब 950 किलोमीटर है इसका। सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे लगते हैं करीब 4.5 पृथ्वी साल। अच्छा। पर इसका अपना दिन वो सिर्फ 9 घंटे से थोड़ा ज्यादा का होता है। और एक और बात, इसकी धुरी ज्यादा झुकी नहीं है, तो पृथ्वी जैसे मौसम नहीं होते वहां। अच्छा, तो मतलब हमेशा एक जैसा ही रहता होगा। करीब करीब वैसा ही। शुरू में तो हमें बस ये मोटे मोटे आंकड़े ही पता थे। असली तस्वीर थोड़ी साफ हुई जब हबल टेलीस्कोप ने 2003-4 में इसे थोड़ा पास से देखा। हाँ, हबल से पहली डिटेल तस्वीरें आई। हबल ने न सिर्फ इसका गोल आकार दिखाया, बल्कि वो हैरान कर देने वाले चमकीले धब्बे भी दिखे। और डेंसिटी मतलब घनत्व के अनुमान से लगा कि अरे, इसमें शायद बहुत सारा पानी हो सकता है, बर्फ के रूप में। हाँ, शायद पृथ्वी के सारे ताजे पानी से भी ज्यादा। ये बात चौंकाने वाली थी। पर वो चमकीले धब्बे, जिन्हें वैज्ञानिक फैकुले कहते हैं, फैकुले, हाँ, यानी बहुत ज्यादा चमकीले इलाके, ये एक बड़ा रहस्य बन गए। खासकर वो जो ऑक्टर क्रेटर में थे। ऑक्टर क्रेटर। तो इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा ने 2007 में डॉन मिशन भेजा। डॉन स्पेसक्राफ्ट। डॉन। हाँ, 2015 में ये सेरेस पहुंचा और सबकी नजरें इसी पर थीं कि भाई ये चमकीले धब्बे क्या हैं, क्या वाकई नीचे पानी है। बिल्कुल। डॉन ने पाया कि सतह तो बहुत ठंडी है, मतलब औसतन -105 डिग्री सेल्सियस, और हवा, वायुमंडल, वो तो लगभग है ही नहीं। हाँ, पानी की भाप के हल्के निशान जरूर मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी उन चमकीले धब्बों का राज। हाँ, बताइए। वो असल में नमक है, सोडियम कार्बोनेट खास तौर पे। नमक सतह पर? हाँ, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकराया होगा जिसने वो ऑक्टर क्रेटर बनाया। उस टक्कर से सतह फट गई और नीचे जो नमकीन पानी या कीचड़ जैसा कुछ था वो बाहर आ गया। ओ। और फिर अंतरिक्ष में तो वैक्यूम है, सूरज की गर्मी भी है, तो पानी सीधे भाप बन गया, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। और पीछे ये चमकदार नमक रह गया। अच्छा। और कुछ धब्बे तो सिर्फ 40 लाख साल पुराने लगते हैं। इसका मतलब सेरेस भूवैज्ञानिक रूप से शायद आज भी एक्टिव है। एक्टिव मतलब सिर्फ पत्थर का गोला नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और खोज थी ना, वो बर्फीला ज्वालामुखी। हाँ हाँ, अहुना मॉन्स। एक क्रायो वॉल्केनो, करीब 4-5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है ये। और ये लावा नहीं उगलता? नहीं, लावा की जगह बर्फीला नमकीन पानी या कीचड़ उगलता है। तो हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सेरेस के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। ये ठंडा जरूर है पर मरा हुआ नहीं है। तो इन सब खोजों से सेरेस की एक बिल्कुल नई तस्वीर बन रही है। सही कहा। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इसकी 3 परतें हैं। सबसे ऊपर बर्फ, नमक और चट्टान की पपड़ी, जिसके नीचे नमकीन पानी का भंडार हो सकता है। अच्छा। फिर एक मोटी बर्फीली परत, मैंटल जिसे कहते हैं, और सबसे अंदर एक चट्टानी कोर। कोर? हाँ, और शायद इसी कोर में रेडियोधर्मी तत्व हैं, जिनके टूटने से गर्मी निकलती है, और वही गर्मी शायद नीचे के पानी को पिघलाए रखती है। ये तो कमाल है। पर एक सवाल मन में आता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी में तो ज्यादातर सूखी चट्टानें हैं, तो सेरेस इतना गीला कैसे? ये पानी आया कहाँ से? हाँ, ये बड़ा सवाल है, और इसका जो सबसे माना हुआ सिद्धांत है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या? ये कि सेरेस शायद यहां बना ही नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये शायद बाहरी सौर मंडल में बना था, शनि ग्रह के आसपास कहीं, जहां पानी और अमोनिया जैसी चीजें बर्फ के रूप में खूब थीं। ओह, तो फिर यहाँ कैसे आया?
शुरू में जब सौरमंडल बन रहा था तो ग्रहों में बड़ी उथल-पुथल मची थी। तो ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ने इसे खींचकर अंदरूनी सौरमंडल में इस क्षुद्र ग्रह पट्टी में फेंक दिया। अरे वाह। और फिर यहाँ आकर बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि वो इसे और बड़ा नहीं होने दिया। तो एक तरह से सेरेस बाहरी सौरमंडल से आया एक प्रोटोप्लैनेट का जीवाश्म है, मतलब एक अधूरा ग्रह। बाहरी सौरमंडल का मेहमान। और जैसे कि ये सब कम था, डॉन ने क्रेटर के पास कार्बनिक अणु भी ढूंढ निकाले। हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के लिए जरूरी बुनियादी रसायन। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये अणु कहाँ से आए, ये अभी 100% पक्का नहीं है। क्या बाहर से किसी टक्कर में आए या सेरेस पर ही बने? कुछ सबूत इशारा करते हैं कि शायद वहीं बने हों। पर यह खोज बताती है कि जीवन बनाने वाले जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो शुरुआती सौरमंडल में थे और शायद इसी तरह पृथ्वी जैसे ग्रहों तक पहुंचे होंगे। तो कुल मिलाकर सेरेस सिर्फ एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी चीज नहीं है। ये बाहरी सौरमंडल से आया एक बर्फीला मेहमान है, जिसके अंदर नमकीन पानी है, बर्फीले ज्वालामुखी हैं और शायद जीवन के अंश भी। हाँ, इसने ग्रहों के बनने और सौरमंडल के इतिहास के बारे में हमारी सोच को काफी बदला है। डॉन मिशन तो खैर 2018 में खत्म हो गया। हाँ, ईंधन खत्म हो गया था उसका, लेकिन इसने भविष्य के मिशनों के लिए बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। और कौन जाने, भविष्य में जब इंसान मंगल या उससे आगे जाएगा तो सेरस पर मौजूद पानी एक जरूरी संसाधन बन जाए, एक तरह का स्पेस वाटरिंग होल। सही बात है। अच्छा, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। अगर सेरस पर पानी है, ऊर्जा का स्रोत है कोर से और जीवन के बुनियादी तत्व भी मिले हैं, तो क्या इसकी बर्फीली सतह के नीचे किसी किस्म के सरल जीवन की संभावना हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। और सेरस का होना ब्रह्मांड में पानी वाली दुनियाओं की संभावना के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद भविष्य के मिशन ही दे पाएंगे।